Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain English grammar की जो हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जो सीरीज चली हुई है उसका आज पार्ट 9 हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले इस सीरीज़ के 8 वीडियोस आ चुकी हैं। ये आज 9th वीडियो है और इस 9th वीडियो में जो आज हम स्टडी करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किए जाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम किन किन रूल्स को फॉलो करते हैं, हम उन रूल्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब हम टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हम रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइज, सजेशन, फॉरबिड, इस तरह के जो सेंस है, इस तरह के जो भाव हैं हम उन प्रकट करते हैं। उससे प्रार्थना भी करते हैं, आदेश भी देते हैं, सलाह भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं, मना भी करते हैं। ये सब भाव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर होते हैं। 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होते। यदि होते हैं तो फिर वो मिक्सचर बन जाते हैं। इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव का मिक्सचर हो सकते हैं। तो आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको देखते हैं। फर्स्ट रूल इसका देखें। क्या होता है स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा है कि जो असर्टिव सेंटेंस हैं उन असर्टिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब के से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल से बदलते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इंटेरोगेटिव में हमने क्या देखा, वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि सेंटेंस के भाव अलग अलग होते हैं, सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव हो सकता है, सेंटेंस में ऑर्डर और कमांड का भाव हो सकता है, उसमें एडवाइस का भाव भी हो सकता है, उसमें सजेशन का भाव भी हो सकता है। इसलिए फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जैसा सेंटेंस का भाव है उसके भाव के अनुसार ही हम रिपोर्टिंग वर्ब के से, खाली से है वो भी चेंज होगा, से टू है वो भी चेंज होगा, खाली सेज है वो भी चेंज होगा, सेज टू है वो भी चेंज होगा, खाली सैड है वो भी चेंज होगा, सैड टू होगा वो भी चेंज होगा। तो कैसे हम चेंज करते हैं, देखिए यदि सेंटेंस में मान लीजिए प्रार्थना का भाव है तो हम किसको चेंज कर देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं रिक्वेस्टेड। ये करेंगे हम किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। यदि से है तो रिक्वेस्ट रह जाएगा, यदि सेज है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, यदि सैड है या सैड टू है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स इसमें कभी कभी हम आस्क्ड का प्रयोग भी करते हैं, वो मैं अभी आपको जब बताऊंगा एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा, यदि उसमें आदेश का भाव है, ऑर्डर का भाव है, कमांड का भाव है, तब हम क्या करते हैं ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देते हैं। यदि उसमें सलाह का भाव है तो तब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स एडवाइज्ड। यदि उसमें सुझाव है तो तब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तब हम करते हैं सजेस्टेड। और यदि सेंटेंस में मना करने का भाव है तब हम उसको किस में चेंज करते हैं, फॉरबिड में चेंज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब की बार कोई प्रॉपर रूल नहीं है, जैसा सेंटेंस का भाव होगा वैसे ही चेंज हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। यदि से और सेज और सैड है तो डिफरेंस रखेंगे। जैसी फॉर्म दी होगी रिपोर्टिंग वर्ब की वैसी फॉर्म हम चेंज करने के बाद भी रखेंगे। यदि फर्स्ट फॉर्म रखी है तो फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, यदि फर्स्ट फॉर्म में SEIS जुड़ा है तो हम SEIS वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। यदि वहाँ सेकंड फॉर्म दिया है, सैड या सैड टू दिया है तो फिर हम भी वहाँ सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और सजेस्टेड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट रूल है उसमें कोई एक वर्ब हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा सेंटेंस का भाव होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो भाव होगा उस भाव के अनुसार ही हम उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज जरूर होगी, चाहे वो खाली से, सेज, सैड दी हो या से टू, सेज टू और सैड टू दी हो, चेंज जरूर होगी। तो जैसा भाव वैसे ही हम उसको चेंज कर देते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल क्या था स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल में हमने अब तक क्या देखा कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें हम क्या करते थे, असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते थे कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करते थे, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटा करके।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, जो वाई टाइप क्वेश्चन है तो दिया गया जो इंटेरोगेटिव वर्ड है उसको हमने कंजक्शन के रूप में यूज़ कर दिया, और यदि वो टैग टाइप क्वेश्चन था तो हमने इफ़ या वेदर का प्रयोग किया। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देंगे और हम दोनों स्पीशीज़ को जोड़ने के लिए टू या नॉट टू या नेवर टू का प्रयोग करते हैं। तो या तो हम टू का प्रयोग करेंगे यदि वो असर्टिव सेंटेंस है, यदि नेगेटिव है, नोट वाला डोंट से शुरू है तो हम किसका यूज़ करेंगे, नोट टू का, और यदि वो नेवर वाला है तो तब हम किसका यूज़ करेंगे, नेवर टू का यूज़ करेंगे। अब इन सेंटेंसेस में ना तो दैट का यूज़ होगा, ना ही किसी इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ होगा, और स्टूडेंट्स ना ही किसी इफ़ या वेदर का प्रयोग हम करते हैं। तो कोमा इन्वर्टेड कोमास रिमूव कर देंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमास रिमूव करने के बाद हम क्या लगा देंगे, यदि पॉजिटिव सेंटेंस है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टू से जोड़ देते हैं, नेगेटिव है और वो डोंट से शुरू है तो नॉट टू जोड़ देते हैं, और नेगेटिव है यदि नेवर से शुरू है तो हम उसमें हम क्या करते हैं, नेवर टू से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से कंजक्शन दैट का प्रयोग इसमें नहीं होता। थर्ड जो स्टूडेंट्स है, जो थर्ड रूल है उसमें क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्लीज़, काइंडली और डोंट, इनको रिमूव कर देते हैं। जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना तो उसमें प्लीज़ यूज़ करते हैं, ना काइंडली यूज़ करते हैं हम, ना ही डोंट यूज़ करते हैं। प्लीज़ चूँकि हमने रिक्वेस्टेड कर दिया, काइंडली चूँकि हमने रिक्वेस्टेड कर दिया या अर्ज्ड कर दिया, हमने रिक्वेस्टेड कर देते हैं, अर्ज्ड कर देते हैं, तो रिक्वेस्टेड और अर्ज के साथ फिर प्लीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। चूँकि हमने रिपोर्टिंग वर्ब प्लीज़ या रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड हमने यूज़ कर ली, इसलिए फिर प्लीज़ का कोई महत्व नहीं रहता। और डोंट हट जाएगा, डोंट हट करके हमने क्या लगा दिया, वहाँ नोट टू यूज़ कर दिया, तो प्लीज़, काइंडली और डोंट जैसे शब्द जो है वहाँ से हट जाते हैं। नंबर फोर्थ रूल जो है स्टूडेंट्स, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिस तरह से पहले चेंज होते थे वो यहाँ भी उसी तरह से चेंज होंगे, जैसे पहले चेंज होते थे वही रूल रहेंगे। क्या कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है, यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए तो वो किसके अकॉर्डिंग, वो चेंज हो जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, उसके नंबर जेंडर पर्सन के अनुसार। यदि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी लिसनर के अनुसार चेंज हो जाते। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते, तो पर्सनल प्रोनाउंस इसमें चेंज होते। जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स रूल है वो क्या है, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस। चूँकि इसमें रिपोर्टेड वर्ब का कोई टेंस होता ही नहीं है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब का कोई टेंस नहीं होता, इसलिए यहाँ टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। बल्कि जैसे ही वो टू, नॉट टू और नेवर टू से जुड़ जाता है तो टू के साथ जुड़ करके वो क्या बन जाती है, इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है, टू प्लस वर्ब। तो टू प्लस वर्ब बन जाती है, इसलिए फिर आवश्यकता नहीं रहती उसका टेंस चेंज करने की। चूँकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की कोई फॉर्म ही नहीं होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वो जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो टू, नॉट टू या नेवर टू लगने से किस में चेंज हो जाती है, वो इन्फिनिटिव वर्ब में चेंज हो जाती है, इसलिए रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में। एक और क्या है, जो वर्ड ऑफ नियरनेस है वो यहाँ भी किस में चेंज हो जाएंगे, वर्ड ऑफ फारनेस। तो वर्ड्स ऑफ नियरनेस आर चेंज्ड एज बिफोर। जैसे क्या था, दिस दैट में बदल गया था, दिस दोज में बदल गया था, नाउ देन में बदल गया था, टुडे दैट डे में बदल गया था, टुनाइट दैट नाइट में बदल गया था, यस्टरडे द लास्ट डे में बदल गया था या प्रीवियस डे में बदल गया था, और टुमारो द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में चेंज हो गया था। ये उसी तरह से चेंज होंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दैट यूज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी वो मैंने आपको बता दिया। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, पहले फॉर्मेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी फॉर्मेशन किस तरह से बनेगी। फॉर्मेशन बनने पर आपकी समझ आ जाएगा और फिर आप उसको उसी तरह से चेंज करेंगे। देखिए क्या दिया होगा आपको दिया होगा रिपोर्टिंग स्पीच, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ क्या दिया हो सकता है सेंटेंस के अनुसार, यहाँ प्लीज़ दिया हो सकता है, यहाँ काइंडली दिया हो सकता है, यहाँ डोंट दिया हो सकता है, यहाँ नेवर दिया हो सकता है, यहाँ ऑलवेज दिया हो सकता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, फुल स्टॉप, कोमा क्लोज, ये दिया होगा स्टूडेंट्स।
जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यहीं आ जाएगी, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जिस तरह से मैंने बताया कि सेंटेंस का जो भी भाव होगा उसी में आप इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फिर या तो आप टू से जोड़ेंगे, या इसको नॉट टू से जोड़ेंगे, या इसको नेवर टू से जोड़ेंगे। अब स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि इसका जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप, इस तरह से हो जाएगा ये। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अब चूंकि प्लीज़ आया हुआ तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट होगी, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड मी। अब ये प्लीज़ यहाँ से हट जाएगा, ये प्लीज़, काइंडली, डोंट रिमूव हो जाते हैं, नेवर रहेगा, ऑलवेज बाद में चला जाता है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले हम क्या जोड़ देंगे, टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब देखिए मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के, तो हिम। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये किसका इनडायरेक्ट हो गया, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में चेंज होकर क्या हो जाता है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। और देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, ये प्लीज़ वाला था, she said to me kindly grant me leave। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम की बार काइंडली आया तो रिक्वेस्ट ही हो जाएगी, यहाँ हम अर्ज्ड भी कर सकते हैं, सी अर्ज्ड मी, यहाँ रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, टू ये हट जाएगा, ग्रांट मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के, ग्रांट हर लीव, सी अर्ज्ड मी या सी रिक्वेस्टेड मी टू ग्रांट हर लीव। इसी तरह से ही सेड डोंट प्ले विद फायर, ही सेड डोंट प्ले विद फायर। यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो एक स्पेशल रूल है उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ कहा है ही सेड, उसने कहा डोंट प्ले विद फायर, आग से मत खेलो। अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो मना करना हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ऑर्डर करना हो सकता है। यदि ये ऑर्डर करना होता है तो रूल अलग हो जाते हैं, यदि मना करना है तो फॉरवर्ड में यदि आप चेंज करेंगे तो फॉरवर्ड में चेंज करते रूल अलग हो जाते हैं। देखते हैं हम ऑर्डर में यदि हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड, तो डोंट को किसी में चेंज करेंगे, नोट टू प्ले विद फायर। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ही सेड डोंट प्ले विद फायर, उसने कहा डोंट प्ले विद फायर, आग से मत खेलो। यहाँ क्या हो गया, ही ऑर्डर नॉट टू प्ले विद फायर, उसने आग से ना खेलने का आदेश दिया। लेकिन स्टूडेंट्स यदि हम ऑर्डर की जगह यहाँ मना भी तो करना हो सकता है, ही फॉरबेड नॉट टू प्ले विद फायर। यदि हम इसको इस तरह से करते हैं तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नॉट टू प्ले की जगह यहाँ केवल क्या आना चाहिए, प्ले। तो क्या हो जाएगा, ही फॉरबेड टू प्ले विद फायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम फॉरबेड का प्रयोग करते हैं तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस को भी टू से जोड़ते हैं, नॉट टू से नहीं जोड़ते। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। और स्टूडेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है,
यानी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, यही ट्रांसफॉर्मेशन ही है एक प्रकार की। क्योंकि हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है डायरेक्ट स्पीच। ये सेंटेंस की एक फॉर्म है और हम इसको चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन की एक ये शर्त होती है कि सेंटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज भी हो जाना चाहिए और सेंटेंस का मीनिंग एज इट इज़ रहना चाहिए, एज इट वाज रहना चाहिए। तो अब यहाँ हम देखें, इसने क्या कहा, ही सैड डोंट प्ले विद फायर, उसने कहा आग से मत खेलो। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया ही ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले विद फायर, उसने आग से ना खेलने का आदेश दिया। यहाँ क्या हो गया, ही ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले विद फायर, ही फॉरबेड नॉट टू प्ले विद फायर, उसने मना किया आग से ना खेलने को, उसने आग से ना खेलने को मना किया। किसके लिए मना किया, आग से ना खेलने को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो कंसेंट दे रहा है ना कि आग से खेलो, आग से ना खेलने को मना किया है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, इसलिए सही नहीं है। और यहाँ क्या है, ही फॉरबेड टू प्ले विद फायर, उसने आग से खेलने से मना किया। आग से खेलने से मना किया, आग से ना खेलने से मना नहीं किया। इसलिए जब हम फॉरबेड का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव होने के बाद भी हम केवल टू से जोड़ते हैं, डोंट को हटा करके नॉट टू नहीं लगाते यदि फॉरबेड का यूज़ करते हैं। उसी सेंटेंस में यदि हम एडवाइज्ड, सजेस्टेड या ऑर्डर्ड का यूज़ करते हैं तब हम नॉट टू लगाएंगे, क्योंकि नॉट टू से सेंस बनती है। लेकिन यदि हम फॉरबेड का प्रयोग करते हैं तो फॉरबेड के साथ नॉट टू का प्रयोग नहीं होता, फॉरबेड के साथ केवल टू का प्रयोग होता है। क्योंकि फॉरबेड के साथ नॉट टू का प्रयोग करने से सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए जब भी फॉरबेड का प्रयोग करेंगे आप तो नेगेटिव होने पर भी सेंटेंस के आप नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल टू का प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपका, यदि आप फॉरबेड को देखेंगे, फॉरबेड का और ऑर्डर का। एक स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा जो है कभी कभी क्या होता है कि हम ऑलवेज वाले सेंटेंस को देखें। यहाँ मान लीजिए ये है ही सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स ऑलवेज आया हुआ है, ऑलवेज को हटा तो सकते नहीं हम, चूंकि ऑलवेज के हटाने से सेंटेंस का क्या है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। और इसको हम यहाँ भी नहीं रख सकते, जैसे मैंने बताया कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करके हम क्या लगा देंगे, यहाँ टू लगा देंगे, टू से इसको जोड़ देंगे। तो यदि हम इसको इसी तरह से जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड, सॉरी सजेस्टेड करना पड़ेगा, प्रीच्ड भी कर सकते हैं हम यहाँ, लेकिन सजेस्टेड करिए, ही सजेस्टेड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ टू और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बीच में क्या आ गया, ऑलवेज आ गया। ये स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इस तरह के सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, आपसे पूछ ली जाएगी। तो इसको चार पार्ट में ए, बी, सी और नो एरर डी। एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि इम्प्रूवमेंट करके पूछा जा सकता है कि इसको इम्प्रूव करके दिखाइए। अब यदि इसका इम्प्रूव कर लिया तो इम्प्रूव में साफ साफ है कि ये ऑलवेज यहाँ से हटेगा, कहीं बाद में चला जाएगा। इसको हम सही कैसे करेंगे, ये सही हो जाएगा, ही सजेस्टेड टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है, इन्फिनिटिव वर्ब होती है टू प्लस वर्ब, और टू प्लस वर्ब के बीच में कभी भी कोई भी एडवर्ब नहीं रखी जा सकती। टू प्लस वर्ब के बीच में कोई एडवर्ब नहीं रखी जा सकती, इसलिए ऑलवेज ऐसी कंडीशन में यहाँ से हट करके बाद में चला जाता है। तब क्या हो जाता है, ही सजेस्टेड टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। यदि ऑलवेज को आप अपने स्थान पर रहने देंगे तो टू से जोड़ेंगे आप, ऑलवेज को आपने अपने स्थान पर रहने दिया, टू आपने लगा करके कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव कर दिया, वर्ब यहाँ रही तो टू और वर्ब के बीच में ऑलवेज आ जाएगा, जो कि गलत होता है, क्योंकि टू और वर्ब के बीच में कभी भी एडवर्ब नहीं आती है। और टू और वर्ब के बीच में कभी भी कुछ नहीं आता, चूँकि ये इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जिस तरह से हम खाना खाते हैं ना, और कभी कभी फूड पार्टिकल हमारी
सांस लेने वाली नली में चला जाता है और वो जब तक हम खांसते रहते हैं, जब तक कि वो बाहर नहीं निकल जाता, जिसको हम कहते हैं धंसका लग जाना, तो तब तक हम खांसते रहते हैं। तो ठीक यही सिचुएशन ये होती है कि वर्ब और टू अपने बीच में किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, यदि करता है तो उसको भी धंसका लग जाता है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा वहाँ से, तब तक सेंटेंस ठीक नहीं होगा। और इसने बाहर निकाल दिया, सेंटेंस ठीक हो गया। ये बाहर निकल करके वहाँ चला जाता है ऑलवेज। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि वर्ब और टू के बीच में कोई भी एडवर्ब नहीं आनी चाहिए। यदि कोई एडवर्ब है तो वो बाद में चली जाएगी। प्लीज़, काइंडली और डोंट तो हट ही जाएंगे। और नेवर भी हम टू से पहले लगाते हैं। टू नेवर नहीं आता कभी भी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेवर टू, नेवर पहले आएगा, टू बाद में आएगा, टू और फिर तुरंत वर्ब आ जाएगी। टू और नेवर और वर्ब कभी नहीं हो सकता, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका ये रहा। ऑलवेज को हम बाद में क्यों लगाते हैं? क्योंकि वर्ब के और टू के बीच में वो आ जाता है। एक स्टूडेंट्स ये होता है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, सजेशन और एडवाइस। एडवाइस और सजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम कहाँ तो एडवाइस का प्रयोग करें और कहाँ हम सजेस्टेड का प्रयोग करें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? वो ये होता है कि हम एडवाइस का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ एडवाइस करने वाला ऑथेंटिक हो, और सजेशन कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे सिर में दर्द है, हम कहें कि हमारे सिर में दर्द है, तो हमें कोई भी सजेशन दे सकता है कि आप सैरिडोन ले लो, आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, कोई भी कह सकता है, कोई भी दवाई बता सकता है, लेकिन आप ऑथेंटिक नहीं है, आप प्रेस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, तो आप सजेशन दे रहे हैं। यदि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, चाहे वो सैरिडॉन ही मुझे कह दे कि आप सैरिडॉन ले लीजिए, लेकिन यदि वो सैरिडॉन दे रहा तो वो ऑथेंटिक है, तो वो एडवाइस कर सकता है। एडवाइस करने वाला व्यक्ति जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, और सजेशन कोई भी दे सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे एडवाइस का प्रयोग आप कहाँ करेंगे और सजेशन का प्रयोग आप कहाँ करते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे द डॉक्टर सेड टेक द मेडिसिन रेगुलरली। टेक दिस मेडिसिन। अब देखिए डॉक्टर क्या करेगा? एडवाइस करेगा हमेशा। डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक, अब दिस किस में बदल जाएगा? दैट में, टू टेक दैट मेडिसिन। तो स्टूडेंट्स यहाँ एडवाइस कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। और यदि यही सजेशन हो तो सजेशन डॉक्टर नहीं कर सकता, डॉक्टर हमेशा एडवाइस करेगा, सजेशन कोई भी कर सकता है। जैसे ये मान लीजिएगा, माय फ्रेंड सेड टेक दिस मेडिसिन। अब फ्रेंड क्या करेगा? वो सजेशन करेगा, तो क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड सजेस्टेड टू टेक दैट मेडिसिन। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कौन सजेस्टेड कर सकता है और कौन स्टूडेंट्स एडवाइस कर सकता है। एडवाइस ऑथेंटिक पर्सन करेगा, सजेशन कोई भी दे सकता है। एक थोड़ा सा क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आर्मी का कोई भी जो ऑफिसर होगा वो हमेशा क्या करता है? कमांड करता है। तो वहाँ हम ऑर्डर की बजाय किसका यूज़ करेंगे? हम कमांडेड का यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा होता है। यदि आर्मी का कोई ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है तो हम ऑर्डर की बजाय वहाँ कमांडेड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक और क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी कोई पोस्ट में बड़ा या रिलेशन में बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे को कुछ कह रहा होता है और वो शिष्टाचारवश प्लीज़ का प्रयोग कर देता है। कर्टसी, ये कर्टसी में होता है कि अब प्लीज़ और थैंक यू कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब प्लीज़ और थैंक यू कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने यदि उसमें यूज़ करते हैं बोलचाल में, कम्युनिकेशन में, तो वो स्मूथनेस लाती है। तो कभी कभी हम छोटों को भी अपने से, चाहे वो पद में छोटा हो या रिलेशन में छोटा हो, तो प्लीज़ कह देते हैं। अब प्लीज़ आते हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा, ओड हो जाता है। फादर सेड टू हिज डॉटर प्लीज गिव मी वाटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसने कहा? फादर ने। किसको कहा? अपनी बेटी को। शिष्टाचार में उसने कह दिया प्लीज गिव मी वाटर।
शिष्टाचार में उसने प्लीज़ का यूज़ कर दिया। अब प्लीज़ देखते ही हम क्या कर देते, रिक्वेस्टेड। अब यदि कि फादर रिक्वेस्टेड हिज डॉटर, तो फादर तो डॉटर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा ना। अब यदि हम कहें कि फादर ऑर्डर करेगा डॉटर को, तो फिर प्लीज़ आ गया है, थोड़ा सा ऑर्डर लगेगा कि सेंटेंस में रिपोर्टेड इसलिए प्लीज़ दिया और हमने रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स बीच का रास्ता निकालने के लिए हम ऐसी कंडीशन में क्या कर देते हैं, आस्क्ड का प्रयोग कर देते हैं। फादर आस्क्ड हिज डॉटर, प्लीज़ रिमूव हो जाएगा, टू गिव हिम वाटर। तो स्टूडेंट्स हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। यदि प्लीज़ का प्रयोग हुआ है, पद या आयु में कोई बड़ा व्यक्ति है, वो प्लीज़ का प्रयोग शिष्टाचार में कर रहा है, तो हम फिर रिक्वेस्टेड के बजाय आस्क्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने साथियों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।